ओके। सेकेंड। इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. It is. ओके। सो पहले मुझे थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाया था क्योंकि वो जो दूसरा पार्ट था ना उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए तो किसी में भी मैंने प्रॉब्लम नहीं किया था, जस्ट कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा था। तो अभी मैं स्टार्टिंग से फिर से करेंगे, थोड़ा थोड़ा बोल के उसके प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है? Okay, sir. जैसे स्टार्टिंग में तो वेक्टर स्पेस जो तुम्हारा चैप्टर से वही किया था, उसमें जो डेफिनेशन दिया था फिर से एक बार देख लो। नॉर्मली वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन, एक तो वेक्टर वेक्टर स्पेस वी है विथ रेस्पेक्ट टू सम फील्ड होगा, ठीक है? आर, इसको नॉर्मली के से डिनोट किया जाता है क्योंकि वो आर हो सकता है, सी हो सकता है और भी क्यू हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली आर ही लेंगे, ठीक है? आर। तो भी इट्स अ वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू दिस फील्ड, okay? So this will be on these two operation. One is vector addition, second is scalar multiplication. This is called scalar, ठीक है? जो फील्ड है, दिस एलिमेंट आर कॉल्ड स्केलर, और ए वेक्टर स्पेस का एलिमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? बाकी जितना भी कंडीशन होगा ये दोनों के ऊपर होगा। तो दिस वेक्टर एडिशन मीन्स एनी वेक्टर्स u v फ्रॉम v, u plus v must be in v, ठीक है? दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एनी स्केलर k फ्रॉम r और द स्केलर एंड v belongs to v, k v must be in v. Now this multiplication has to be defined and this addition has to be defined, okay? Sometimes it is simple, just an multiplication, okay? Like for example, if I say the space of all continuous function, okay? One closed interval 0 1, all all continuous function, okay? So this is also a vector space with respect to some field, suppose r. तो यहाँ पे दो फंक्शन f of x and g of x, how you are going to add them or how you are going to multiply them, it has to be predefined, okay? So suppose if I'm saying these two function f plus g, this is not a simple addition like we add. तो इसका डेफिनेशन तुम इस टाइप से दे सकते हो, जैसे f of x plus g of x, pointwise addition. And scalar multiplication, scalar of a with a function, it is defined as k f of x. After multiplying, then you are to multiply it with k. So it is not always the simple one, okay? It has to be defined. So अभी वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो कंडीशन होगा, हम a1 a2 से एडिशन, वेक्टर एडिशन का रूल को काउंट करेंगे एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को m1 m2 स्टेप से काउंट करेंगे, ठीक है? ये सबको दिखाना होगा। नॉर्मली तुम्हें सब दिखाना नहीं होता है क्योंकि यू हैव टू प्रूव इट इज अ सबस्पेस और नॉट। वेक्टर स्पेस ऑलरेडी प्रूव्ड है, यू हैव टू प्रूव नाउ सबस्पेस। सबस्पेस के लिए ओनली थ्री कंडीशन यू हैव टू प्रूव। तो एडिशन के लिए कौन सा है? कौन सा? फर्स्ट एसोसिएटिव,
जो वाला ए u प्लस v मतलब ए सब वेक्टर के अंदर होगा, स्केलर इज नॉट नीडेड नाउ। u प्लस v w equals to u plus v plus w. This rule is called associative. It is hold for all vectors u v w in v. A2 is called zero vector. ठीक है, there exists a zero vector in v such that means if for every vector if you add them you will find v or again for all v belongs to v. So zero vector. A3 it's called negative vector actually. For all u belongs to v, every u के लिए you will find a negative vector. You can directly note as minus u v such that क्या होगा u plus add them you will find a zero vector. तो इसको जीरो v लिख सकते हो क्योंकि इन द स्केलर यू विल आल्सो हैव अ जीरो एलिमेंट। ओके सर ये रूल क्या एडिशन के लिए? हाँ एडिशन के लिए, ओनली एडिशन के लिए। सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट v with respect to this addition will form a abelian group, commutative group। तो ये सब जितना भी है ना ये सब ग्रुप का कंडीशंस है। एसोसिएटिव होगा ऑलरेडी, तो ये वाला बोल दिए क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ यू ऐड देम यू विल फाइंड a element in v. For example, you know the natural number is not closed under addition. Sorry, what can I say? Obviously, a natural number is closed under addition, but for example, if you say, if I say this, it is not closed under addition because 2 plus 3 is 5, which is not in that set. Okay, or you can say if I this operation a by b divisibility, this is not closed under the integer set of all integers. Okay, because if you just 6 2 it is an integer, but what about 2 by 6? It is not an integer. So this divisibility is not a closure property in Z. एडिशन होगा ये वाला नेगेटिव वेक्टर मिलेगा हमेशा। तो फॉर एग्जांपल जो पहले बोला था फंक्शन के लिए ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन, तो दिस इज अ वेक्टर एफ सी 01, दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, तो इसका नेगेटिव जस्ट माइनस एफ होगा। ठीक है, और इफ यू कंसीडर पॉलिनोमियल ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू n, तो कोई भी पॉलिनोमियल का नेगेटिव माइनस p ऑफ x होगा। और आर एन का जो वेक्टर अगर इफ यू कंसीडर ए बी आर टू का, तो इसका नेगेटिव होगा माइनस ए एंड माइनस बी, सिंपल नेगेटिव होगा। जो एडिशन होगा जैसे इस दोनों को ऐड करने के बाद तुम्हें 0 0 लाना होगा, मतलब जीरो वेक्टर लाना होगा। A3 and A4 is a commutative property, means for all u plus v equals to v plus u for all uv belongs to v. This is these four conditions are for the vector addition, and बाकी अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन होगा। तो m1 m1 तो ये तो पहले कंसीडर कर दिया कि वो क्लोज्ड होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोई भी स्केलर से कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगा इट विल बी अनदर वेक्टर। सो यहाँ पे इसमें जितना भी ऑपरेशंस होगा ना सब मतलब k इंटू दिस k इंटू अ वेक्टर। तो स्केलर के लिए जितना भी ऑपरेशन है वो वाला यू के साथ कैसे कोप अप कर रहा है, और यू का जितना ऑपरेशन यू के ओनली यू में कितना ऑपरेशन है, मतलब v में ओनली एडिशन, और के मतलब रियल नंबर में कितना ऑपरेशन है, दो ऑपरेशन, एक उसका पर्सनल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दिस एडिशन एंड दिस एडिशन इज टोटली डिफरेंट। तो ए के का जितना ऑपरेशन होगा स्केलर का वो यू के साथ कैसे कोप अप कर रहा है, और यू का जितना
ऑपरेशन है वो के साथ कैसे कोप अप कर रहे हैं इस सब दिखाना होगा। तो पहले यहाँ पे कंसीडर करो यू के लिए एक ही ऑपरेशन है, दिस इज यू एंड प्लस एक्चुअली यू प्लस बी, सो दिस विल बी के यू प्लस के वी। So this is a vector. After multiplying with k, it will be again a vector. So this two is a vector addition. This is not a field operation. This is a, if you just the vector addition. So this is one condition. This will be hold for every u, v and k. m2. So scalar अभी दो स्केलर के लिए दो ऑपरेशन है, एक तो एडिशन एंड एक मल्टीप्लिकेशन स्केलर का। तो यू के साथ कैसे कोप अप करेगा, दिस विल बी ए यू प्लस बी यू। तो यहाँ पे दिस एडिशन इज फॉर स्केलर बट दिस एडिशन फॉर वेक्टर। व्हाई? बिकॉज it will be a vector and it is a vector, it is a vector, so the addition has to be a vector addition, au abu। तो इसमें क्या होगा, this is a scalar multiplication, but if you want to do this type, so this is a vector scalar multiplication with the vector, and this is also a scalar multiplication with a vector, because you will find this is a vector and a is multiplying with a vector, and but this multiplication is a scalar to scalar multiplication. Okay, this is m3 and m4. This is the last condition, which is 1 into u is equals to u for all scale for all u, and one belongs to r. This is a identity element with respect to multiplication. ठीक है, तो ये सब कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो दिस विल बी अ वेक्टर स्पेस विथ रेस्पेक्ट टू द फील्ड। ठीक है, सिंपल है। तो सपोज V is a vector space, now you find a subset of V which is W. You have to prove W is a subspace, or it is a vector space in itself, but because it is a subset of V, that's why we will call it a subspace of V. So at that time you don't need to prove all these conditions because the condition was already proved for V. ठीक है, तो W के लिए only तुम्हें तीन condition दिखाना होगा। First, the most important one is W contains the zero vector of V. Okay, if W does not contain this vector, then it will not be a subspace. Second, this closed under scalar multiplication. Okay, for all k belongs to R and u belongs to W, closed under scalar multiplication. और इसको पहले बोलना चाहिए था, and is closed under vector addition. U V belongs to W. ठीक है, ये तीनों कंडीशन अगर होल्ड होगा तो बाकी सब कंडीशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज इट इज अ सबस्पेस ऑफ V एंड V इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। सो तीनों कंडीशन दिखाने से हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ वेक्टर स्पेस, बाकी कुछ दिखाना नहीं होगा। सो कुछ एग्जांपल करते हैं कि जैसे M R, it is a m by n matrix, set of all m by n matrix whose entities are R. Okay, is it a vector space with respect to R? If I say if this is natural number, okay, let me give a Q. Okay, with respect to R, is it a vector space? No, it is not a vector space. Why? Because it is not closed under scalar multiplication. Because if you take root 2 belongs to R, and if you just consider this is a 2 by 2 matrix, okay, so suppose this is a 1 by 2, 2, 3, 0, this is a matrix. If you multiply with root 2, this will not be a element of this M22. Okay, so this is not a
वेक्टर स्पेस बिकॉज इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. सो अगर वेक्टर स्पेस नहीं होगा तो कोई भी एक कंडीशन दिखा के तुम प्रूव कर सकते हो कि दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. बट इफ इट इज अंडर Q, because Q itself a field, so स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्लोज होगा ऑब्वियसली. तो इसमें सपोज तुम्हें सभी दिखाना होगा, सभी कंडीशन कि सब आएगा. तो इसमें obviously if you take two matrix and add them, it will be in M22 Q. If you multiply with any matrix, if you take any matrix and multiply it with a rational number, it will be again giving this 2 by 2 Q. ठीक है. तो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज हो रहा है. बाकी अभी ये दोनों का जितना भी A1 A2 दिखाना होगा सब होगा. तो ऑब्वियसली इफ यू add two matrix addition is associative. Okay. There will be a zero matrix because zero is a rational number, and we'll have a negative matrix. It will be associative with respect to addition. Matrix multiplication is not commutative, but addition is commutative. And this will all hold. Okay. This will all hold. So it is a vector space. Any Rn in component matrix A1, A2, An, Ai belongs to R. It is also a vector space with respect to R, real number. ठीक है. Because it is closed and addition कैसे यहाँ पे defined होगा? A1, A2 component wise addition होगा. ठीक है. B1, B2, Pn. तो इसमें क्या होगा? component wise होगा. A1 plus B1, An plus Bn. So this is obviously closed because A1, B1 both are real number, so their addition will be a real number. So this is in Rn. So this is closed under vector addition. A second scalar multiplication. If you take a scalar and multiply, कैसे होगा? Multiply भी define करना होगा. Multiply component wise होगा. Ka1 dot K An. So because A1 is a real number and K is a real number, so if you multiply them, it will be a real number. So every component is a real number. So this is the element of Rn, and every all other this condition will be satisfied for Rn. Okay. So this is a vector space. What about the polynomial Pn? Pn means all the polynomial P of x whose degree P of x is less than or equals to n. If I say exactly n, it will form a vector space or not? Exactly n. Exactly n के लिए एडिशन के लिए तो फॉर्म होगा कि नहीं होगा बोलो? Suppose if I take exactly n, so let's take it a 2 degree polynomial. So if I take this is this one polynomial as second polynomial as this one. So if we add them, it will be 2x plus 2. So this is not a P2 element. Okay? So this is not closed under vector addition. So it will not form a vector space. So exactly अगर कोई डिग्री अगर होगा तो वाला वेक्टर फॉर्म नहीं करेगा वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल के लिए. तो इसीलिए हम लोग ले रहे हैं less than or equals to n, up to n. So up to n, so this will form a vector space, because if you take any polynomial Pux and Qx in Pn whose degree are up to n, so Px and Qx will be in Pn. Why will be in Pn? Because degree of P of x plus Q of x is defined as क्या होगा? इसका एडिशन मैक्सिमम ऑफ डिग्री P of x एंड Q of x. ठीक है. अगर दो पॉलिनोमियल को ऐड करोगे तो उसका जो डिग्री आएगा P of x एंड Q of x का जो मैक्सिमम डिग्री है वाला सपोज
लेस देन और इक्वल्स टू में होगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि कभी कभी वो तो डिलीट नेगेटिव आएगा, अगर हाईएस्ट पावर तो वो घट जाएगा, दोनों में अगर हाईएस्ट पावर होगा, लेकिन एक में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा और एक में एक्स प्लस वन होगा, दोनों को ऐड करोगे तो पावर ए वाला होगा जिसका मैक्सिमम है, तो लेस देन इक्वल्स टू ओ वाला होगा। तो ऑब्वियसली बिकॉज बोथ आर लेस देन और इक्वल्स टू एन, तो इट विल अगेन लेस देन इक्वल्स टू एन, so this p of x and q of x will be in Pn. And if you take a polynomial and multiply it with a scalar, it will be in Pn, because power will not be changed, because only if it is zero, then it will become a zero polynomial, otherwise it will be just the same power. Okay, so this vectors also, like it is associative, you will find a negative zero polynomial which give the polynomial back. If you will have a negative polynomial p of x, it will give a zero polynomial. uh, so, and if you add two polynomials in this way, it will also form satisfy the commutative property p of x. If you multiply p of x plus q of x in this way, it is same as if you multiply uh, first with k and then add, this will be the same. Okay, so it will all satisfy the conditions, so it will also form a vector space. So अगर जो C01 और कोई और दूसरा भी हो सकता है कि x कोई अदर सेट, ठीक है, x to r continuous function, all continuous function, all continuous function, ये वाला विथ रेस्पेक्ट टू आर वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, तो डिफाइन करना होगा। तो आई एम डिफाइनिंग एज ए प्लस जी टू वेक्टर्स एज, कैसे होगा, दिस विल बी हैज टू बी अ फंक्शन, ठीक है, कहाँ से होगा, एक्स टू आर, सो ए डिफाइंड है ए प्लस जी एक्स एज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो अगर एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो यू नो देयर एडिशन विल बी आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, तो दिस इज इन सी एक्स, and if you multiply with a constant is like f and gx, it is also a continuous function, and we'll find a zero function which give only zero, so it is f of x, you will find a negative, give a zero, it will associative because it is just a component wise addition, g of x plus f of x, so all those conditions will be satisfied, ठीक है। इसमें नेगेटिव एफ मतलब क्या है, नेगेटिव एफ इसको यू कैन थिंक एज दिस -1 as a scalar and f, okay, so this is a negative function. So if you just V is a vector space, and if I take a non-zero vector u belongs to V, so just and there will be a scalar r, so if you multiply with ku, it will give another vector, okay, it will give another vector of V, obviously because it is closed under scalar multiplication, so it will give a another vector, or if you, so for different scalar it will give a different vector k3u or something, and also because it is closed under vector addition, so u plus u will give another vector, it is not, u plus u is nothing but 2u, okay? 2u is another vector, so this is a scalar multiplication also, you can think as a scalar multiplication. So if you take two other k1u plus k2u, so it is same as this one,
Okay, so if I take this set, this is a set of infinitely many vectors because R is an infinite set. So I'm claiming that this will form a vector space, but it is a subspace of a subset of V. So I don't need to prove all those conditions. I will just prove these three conditions. Is it contains the zero vector, or it will this closed with respect to the vector addition and closed with respect to the scalar multiplication. So I'm claiming this will form a subspace. Matlab individually it is a vector space. You can write this as LU. I've already said that. So if you take k is equals to 0, u is a fixed vector, which is non-zero, is a fixed. K is not fixed. So if I take 0, 0 into u will form a zero vector. Means whatever vector you have to prove, you have to write in this way. So if you have to prove this 0 is in LU, that 0 has to be in this form, 0 into u or some constant into the vector. So obviously it will be a 0. 0 into u is a 0 vector. So 0 is in LU. Why? Because 0 into u is equals to 0. First and second, it will hold a closure property. So let's take two vectors from LU, k1u and k2u is from LU, and if you add them, k1u plus k2u, it is a vector addition. But you know from the condition that because these two are vectors from V, so you can just write them as k1 plus k2 into u. Why? Because it will V is a vector space and V hold this property. Which property? This property. We hold this property with respect to the scalar multiplication. So we can write in this way. So k1 plus k2. And now because k1 and k2 is another scalar, because let's say it is k3. So k3u. So obviously this will look like this sets vector. So this is a LU vector. So it is closed under scalar multiplication, sorry, vector addition. And now we'll prove the scalar multiplication with respect to my closed. So we'll take C as a scalar and take another a vector ku from this set LU and multiply them, say ku. Now from this another M3 properties, you can write it as CKU. This is a scalar, and you can if you multiply two scalar, it will give another scalar. Let's claim it, this is du, and it is just a definition of this set. So this is a LU vector. So it will form a vector space, okay, for any u. So if you choose any vector from a vector space, immediately you can form a vector subspace of that vector space. So because you choose this vector u from V, so you can construct a vector space in this way. Okay. So we'll call it a one-dimensional vector space and generated by u. Okay. U obviously a non-zero vector because you choose a zero vector, so it will be a zero only. Whatever scalar you multiply with the zero vector will give a zero vector. So that's why we'll take a non-zero vector. So this vector space we'll call it generated by u. That's why we'll write in LU. And it is a one-dimensional vector space. Why? Because it is generated by one single non-zero vector. So what about if I took two vectors? Suppose u1 and u2 belongs to V. If we take two vectors from a vector space, you can also form a vector space with respect to these two vectors, k1 u1 plus k2 u2. Where k1 and k2 both are scalars. So
In the same way, you can prove this will form a vector space, and it may be, not must be, it may be a two-dimensional vector space because it is generated by two vectors. But there is a problem because u1 u2, this u2 may be an element of this vector space lu1. Okay, because separately you can make a vector space lu1 and lu2. Okay, so maybe u2 is a element of lu1, some scalar multiplication of lu1, l2 is a, so if you take lu1 lu2, this is nothing but a one-dimensional vector space. If you take another vector from this vector space lu, and if you just let me, if u2 any vector, suppose if I'm saying that w is an element of lu, immediate statement will be that there exists a k scalar such that w is equals to ku, because lu का definition ही तो है ना. So any vector from lu, if I say that w is in lu, so you will say that there must be a scalar k such that w is equals to ku. Okay. So if u1 and u2 two scalar, two vectors of v, so u1 and u2 will say they are the linearly independent. Then it because you may say that u2 is not generated by u1 or u1 is not generated by u2, means u2 is not belongs to lu1. Okay, it is same as you can say that u1 is not generated by u2. u2 is not a element of lu1, means there does not exist any k scalar such that u2 is equals to ku1. ठीक है, इसमें यहाँ पे डज नॉट दिया, इसीलिए इसमें नॉट इक्वल टू नहीं देना होगा. ठीक है, इसमें इक्वल टू ही होगा. मींस आई एम सेइंग दैट देयर डज नॉट एनी k which satisfies this equation. So if I take rn r3 and take two vectors 1 2 1 0 0, okay, another vector 2 0 0 in r3, so obviously 2 0 0 is coming from 1 0 0. This is a very clear statement. That's because 2 0 0 is equals to 2 into 1 0 0. So this is an 2 0 0 is an element of L1 0 0. Okay. So if I take two vectors at a time and try to form a vector space 1 0 0 and 2 0 0, it is nothing but 1 0 0, because 2 0 0 is the element of L1 0 0. ठीक है, तो उसमें डिफाइन करने के लिए कि इट इज अ वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल, इट इज एक्चुअली जनरेटेड फ्रॉम टू वेक्टर्स, यू विल हैव टू फाइंड दैट दे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. सो लिनियरली टू वेक्टर्स के लिए तो बहुत ही इजी होगा लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. मींस इफ आई से u1 and u2 linearly dependent not independent, so obviously you can immediately say that u1 is generated by u2 or u2 is generated by u1. Means u1 will be some scalar multiplication of k u2, or you can say u2 is a scalar multiplication of some k1 u1. ठीक है, इसी होगा. लेकिन if I say these three vectors are linearly dependent, means there will be so many possibilities. You can linear how many, like u1 is generated by u2 and u3, this may be a possibility, or u2 is generated by u1 and u3, and u3 may be generated by u1 and u2. This one possibility. Another possibility, u1 and u2 and both are generated by u3. ओके, और सेम अगर दो वेक्टर एक ही से, जैसे अगर ये वाला 1 0 0 2 0 0 and 3 0 0, this both two vectors is generated by these single vectors,
Another way you can say, if two vectors is generated by one single vector, this two vector will be generated by this vector. Why? Because 1 0 0 is equals to 1 by 3. This is also a scalar. 3 0 0. 2 0 0 is equals to 2 by 3. 3 0 0. This is also a scalar. So अगर तीनों में से दो ही जनरेट हो जाएगा कोई भी एक वेक्टर से, तो this is a easy case. But when one vector will be generated, that time you have to find the another two vectors. Suppose if I give these three vectors, so is these three vectors are linearly dependent or independent? There ये जो एक अलग से कोई भी कंडीशन में देखो, अगर u1 अगर जनरेटेड होगा u2 प्लस u3 से, तो क्या लिख सकते हो कि there will be some scalar such that k2 u2 प्लस k3 u3, और इसके लिए भी वही लिख सकते हो u2, इसमें k1 u1 कोई स्केलर होगा, k3 u3, सभी में से जो होगा तुम इसको इस टाइप का इक्वेशन में लिख सकते हो. ठीक है, और इससे जो ऑन इक्वेशन एंड इस टाइप से लिख सकते हो. ठीक है, लेकिन जो k1 k2 हो तो सिंगल इंटीजर नहीं होगा, वो सपोज इस टाइप का हो सकता है 2 by 3, 3 by 2 something. So you can always find that c1 the one vector u1 and c2 another vector u2 and c3 another vector u3 equals to 0. While you have to find c1 c2 and c3 for which this condition is satisfied, 0 0. If you find any non-zero of c1 c2 c3, then you immediately claim that these three vector will be dependent. And if there is no c, non-zero c, because if you take c1 0 c2 0 and c3 0, it will always satisfy. So for c 0 0 0, if you take c1 c2 c3 as a vector, so this is 0 0 0. For this condition, this equation is always satisfied. Okay, well, you have to find the non-zero solution. So if there is no non-zero solution, so you can say that this is independent. There is a zero solution, a non-zero solution, then sorry, this is dependent. A non-zero solution, dependent, and there is no non-zero solution means independent. So for this vector c1 c2, so let's claim is plus c2 1 1 0 plus c3 2 1 0 equals to 0 0 0. This is a vector. Okay, so c1 plus c2 plus 2 c3 वेक्टर एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट में यहाँ पे 0 c2 एंड c2 plus c3 and 0 is equals to 0 0 0. यहाँ पे 3 इक्वेशंस आएगा, c1 plus c2 plus 2c3 equals to 0, c2 plus c3 is equals to 0, and 0 is equals to 0. So you can eliminate this one. So while you have to find now the value of c1 c2 and c3. Okay, so if you take c2 is equals to minus c3, c1 plus c1 is equals to minus c2 minus 2c3, minus c2 minus c2 को c3, तो this is c3 is equals to minus c3. So c1 is equals to minus c3, c2 is equals to minus c3 and c3 is equals to c3. तो c3 को अगर कोई भी एक नॉन स्केलर ले लोगे कि सॉरी स्केलर c3 सपोज 1, तो यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन, c1 is equals to minus 1, c2 is equals to minus 1 and c3 is equals to 1.
सो दिस इज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे देखो सेटिस्फाई होगा इक्वेशन, तो दिस इज डिपेंडेंट। ठीक है, तो यू नो दिस पिवोट और मैट्रिक्स में सॉल्व किया था ना इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो उसमें दिस इज अ फ्री वेरिएबल, C3 इज अ फ्री वेरिएबल एंड C1 is a pivot C3. So free variable means you can take any scalar for C3. So that's why I have choose the solution is in terms of C3. जो जितना भी solution है in terms of C3 लिख दिया, तो उसमें you can choose any scalar because there will be infinitely many solutions. So I am taking just one solution. So this is a non-zero solution and it will satisfy what this equation. So it is a dependent. You because you find a non-zero solution. So this is these three vectors 1 0 0 1 1 0 and 2 1 0 is a independent dependent vectors. ठीक है, और डायरेक्टली जो सॉल्यूशन था इसमें होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालना होता ना 2x plus 3y plus 5z equals to 0 and x plus y plus z equals to 0 and suppose y plus 2z equals to 0. This is a system of equation. So because it is a homogeneous system of equation, so it will always have a solution. The solution is x y z 0 0 होगा because x is equals to 0, y equals to 0 and z equals to 0 अगर तीनों इक्वेशन में बिठाओगे तो देखो it will always satisfy. So 0 is always a solution. So this equation is always have a solution. All you have to find, is it a only solution or is there other solution? So we'll do this 1 1 1 0 1 2. If you find it is a non-zero, its determinant in non-zero, then you claim that this zero solution is the only solution. But if its determinant is 0, then there is an infinitely many solution, means there is and other non-zero solution also. So this trick you can apply there also. Okay, यहाँ पे भी apply कर सकते हो। कैसे? I've already told you a vector should be right in this way, not 1 0 0. Okay, this is a right way to as a column vector. A vector is a column vector, not a row vector. Row vector is a डुअल स्पेस का वेक्टर होगा जो भी सिलेबस में है तुम्हारा। ठीक है, तो दिस इज अ वेक्टर। सो C1 C2, इसमें C2 कौन सा था वेक्टर? 1 1 0 and 2 1 0, 1 1 0 एंड C3 2 1 0। ठीक है, इसमें 0 0 0 हो, तो मैट्रिक्स का जो होगा 1 1 2, 0 1 1 एंड 0 0 0, तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट विल बी 0। तो डिटरमिनेंट 0 होगा, इसका मतलब देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मींस जीरो सॉल्यूशन छोड़ के भी अदर नॉन जीरो सॉल्यूशन विल फाइंड। तो इमीडिएटली यू कैन से दैट दिस थ्री वेक्टर आर linearly dependent, but somehow if this determinant is non-zero, then you can say this is only zero solution exists, no other solution are there. So these three vector are linearly independent. Means independent means you cannot generate any one vector from other vectors. ठीक है, तो linearly independent डिपेंडेंट का एक प्रॉब्लम देता हूँ, उसमें करो जो linearly होगा कि नहीं। U1 is equals to 1 2 3, U2 is equals to 2 3 7 and U3 equals to 3 5 6। ठीक है, पहले इक्वेशन कंसीडर कर लेना कि लेट्स C1 U1 plus C2 U2 plus C3 U3 equals to 0। इसके लिए C1 C2 C3 we have to find the zeros or not। तो इसमें 1 2 3 is C1 plus C2 is 2 3 7 plus C3 is 3 5 6 is equals to 0 0 0। So all we have to find 1 2 3 2 3 5 and 3 7 6 is determinant is 0 1 non-zero। ठीक है, this will 2 3 do the 7 job। कितना होगा? 2 3 7 सर मार्क्स कनेक्ट है। Oh, 2 3 7।
ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ये वाला लिनियरली डिपेंडेंट होगा क्योंकि देयर विल बी अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से इसको करना होगा। एंड कोई भी वेक्टर स्पेस भी, इफ यू टेक वेक्टर स्पेस भी, जैसे you choose a non-zero vector and you can generate a vector is a new vector space, as you can say subspace of V. In this way, if you keep choosing a vectors independent or another vector which is not from LU, okay, so this will be a UV new vectors. Suppose this is U1 and you choose another vector U2 which is not in LU, so this is another vector space which is two-dimensional, because you have, by claiming this, you have already told these two are independent. So this is a two-dimensional vector space. And if you take another vector u3 which is not in LU and LU1 U2, means U3 is not generated by U1 and U2, so you can claim that U1 U2 and U3 are linearly independent. So U1 U2 and U3, this is another vector space which is three-dimensional because it is generated by three independent vectors. So you, in this way, you may find sometime in this way that after adding n vectors, this is actually equal to the vectors V. Okay. So V is now, you can say V is an n-dimensional vector space because it is generated by n independent vectors. And these are u1 u2 u1 u2 dot un. This is called a basis of V, one basis of V. There will be an infinitely basis, but every basis should contain at least n, because if it is n dimensional, n vectors. Okay, so if a vector space is n dimensional, you know that suppose Rn is an n dimensional vector space. So any set of n plus 1 vector, any set u1 plus u2 dot 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 un plus 1, this is a vector of n plus 1 vectors. तो ये वाला क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा सेट? जितना इंफॉर्मेशन तुम्हें अभी तक पता है और फॉर थ्योरम्स, इसमें से बोल सकते हो कि ये वाला डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। Sir, I think it is dependent, sir. डिपेंडेंट होगा, क्यों? क्योंकि Rn is an n dimensional vector space, so n vectors is enough to generate any vector from Rn. So यहाँ पे तो n vectors होगा, तो suppose there is already an n vectors which is generating Rn. So any other vector n plus 1 is already generated by this n vectors. So this is a dependent vectors. This is the अगर होगा मतलब Rn से generated n vectors, बाकी तो पूरा ही dependent हो सकता है, zero vector. But any vectors, the number of vectors in that the set is greater than the dimension, then that set will be that linearly dependent. ठीक है, जैसे only zero vector का set is dependent, or any set of vectors, suppose n minus 1 or n minus 2, is this dependent or independent? Set of n minus 2 vectors from our n dimensional vector space. You cannot say anything. It could be dependent or independent. Okay. So basis, कोई भी वेक्टर स्पेस का बेसिस अभी अगर निकालना होगा तो it will all about, you have to prove that it is an independent set, and also any vector will be generated from the vector space from this set. So if you take R2, this is actually a standard
you can easily say that any vector will be generated from these two vectors, and these two are independent. Why independent? Because 1 0 and 0 1, its determinant is 0, non-zero. So if you take c1 plus c2 equals to 0 0, there will be no non-zero solution. So these two vectors are independent, and if you choose any vector from R2, it will be generated from these two vectors. Why? Because AB equals to A into 1 0 plus B into 0 1. Any vector, AB are arbitrary one. I'm not taking any specific vector. I'm taking arbitrary vectors, and this arbitrary vector is actually generating from these two vectors. So these two vectors are the basis of R2. But if I say that 1 2 and 2 1, this is actually another basis, but you have to prove that. First you have to prove that this is independent. Independent proof 1 1 2 and 2 1 equals to 1 minus 2 4 equals to minus 3, which is not equals to 0. So these two vectors are independent, and if you take two vectors AB, so that has to be generated from 2 1. ये क्या होगा? A equals to x plus 2y and B equals to 2x plus y. So you can solve this. Actually you can solve this. Okay, so x will be in terms of AB. Okay, some function of AB, linear function of AB, and y will be some linear function of AB. Okay, so because AB are real number, so their function will be the real numbers, linear function. So it will also generated from these two vectors. Any vector from R2 will be generated by these two vectors. So these two are also a basis. Okay, then Pn all polynomial of degree less than or equals to n. इसका normally अगर standard में देखोगे तो ये वाला होगा x to the power n. These are the basis. This is the independent one. You cannot generate any vector from others. ठीक है, इसको अगर एज ए वेक्टर तुम देखोगे कंपोनेंट वाइज, तो इसको 1 को इस टाइप से लिख सकते हो. इसलिए स्टैंडर्ड this is n plus 1 vectors. There are n zeros, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 or 0 0 dot 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 1. So this is actually an Rn plus 1 vectors. So you can change it to an Rn plus 1 vectors and think about the determinant. इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा. दिस इज नॉन जीरो, तो दिस इज इंडिपेंडेंट. लेकिन कभी कभी तुम्हारा जो वेक्टर स्पेस होगा उसको डायरेक्टली तुम इस टाइप से वेक्टर से नहीं लिख पाओगे. जैसे इफ आई से 2 3 मैट्रिक्स M2 3 मैट्रिक्स, ठीक है, जितना भी 2/3 मैट्रिक्स उस कंपोनेंट R, इसका बेसिस कितना होगा? इसका बेसिस कौन सा होगा 2 3 मैट्रिक्स का? Actually you can say that if this is A11 A12 A13 A21 A22 A23, this is a 2/3 matrix. You can think as a vectors in this way: A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A23. Any matrix of 2/3 or any, you can just split it into a vector. This is a vector of R. कितना होगा? 2 plus 3 is 5. So you can claim this is a 5-dimensional vector space. 2/3 matrix, or any, if it is a 3/3, so this is 3/3 is 6-dimensional vector space. तो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा, तो इसमें कंपोनेंट वाइज 1 1 और बाकी 0 होता जाएगा. तो मैट्रिक्स के लिए कौन सा होगा? अगर तुम M2/2 का 2/2 होगा, तो इसका बेसिस कौन सा होगा? बेसिस होगा 1, बाकी सब 0 0 0. सेकेंडली 0 1 0 0 या 0 0 1 0 0 0 0 1. इट्स स्टैंडर्ड बेसिस. ठीक है,
तो इसका because this is a 4-dimensional, it is equivalent to R2 plus 2 is 4, so this is a 4-dimensional vector, तो इसका बेसिस ए वाला होगा, ठीक है। सर वो कोई भी ऊपर वाला समझ में नहीं है, 3/3 मैंने ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम, A11 तुम सोचने के लिए, जैसे ए वाला लिखा ना जो पॉलिनोमियल के लिए, obviously if you cannot do any operation, but because in M33 you are taking only addition, yeah? You cannot Oh. multiply two matrix in this way, but just you are adding now two matrix. If you are adding, it will add component wise. So if you take in this way, it will also add them as a component wise. Okay? Say for example, I'm saying all about A, B, C, D, and A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, and D2. This is a matrix addition, and another operation is scalar multiplication, A, B, C, D. ठीक है, इसमें हम यही दो ऑपरेशन कर रहे हैं अभी मैट्रिक्स के लिए। आई एम नॉट टेकिंग द मल्टीप्लिकेशन। तो इट इज सेम एज इफ यू टेक दिस A1, B1, C1, D1 and plus A2, B2, C2 and D2. If you add them and then change into a matrix, it is same as this matrix A1, A2, A1 plus A2. Or if you directly multiply KA, KB, KC और KD, ठीक है, ए वाला होगा अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे। लेकिन इसको जिस फॉर्म में बोला अभी CD, एंड तो क्या होगा, ऑलरेडी नो फॉर वेक्टर्स इट इज आल्सो मल्टीप्लाइड इन दिस वे KC एंड KD। तो इसको दिस इज कमिंग फ्रॉम KA, KB, KC एंड KD। कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं जो कंसीडर किया है ABCD एज ए मैट्रिक्स को, 4x4 मैट्रिक्स को एज ए वेक्टर ऑफ R4, तो इसमें अब जितना ऑपरेशन अभी कंसीडर कर रहा हूं उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन व्हेन यू टेक a matrix multiplication in vector space, there is no vectors multiplication I am taking now. वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन तो नहीं ले रहा हूं ना, ओनली एडिशन आई एम टेकिंग। ओके सर। तो दिस इज इक्विवेलेंट। तुम इसको अगर ऐड करोगे फिर अगर एक्सप्रेस करोगे एज ए मैट्रिक्स तो सेम ही आ रहा है। तो इसको इसीलिए मतलब इजी करने के लिए मैंने बोला इस टाइप को अगर लोगे तो जो R3 का जो तुम्हारा वेक्टर था उसमें डायमेंशन जो बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस इस टाइप का ले रहे थे हम, तो इसमें भी डायरेक्टली तुम वही कर सकते हो। M2x2 मैट्रिक्स का जितना भी कंपोनेंट है उसमें एक ऑन लेके बाकी सब जीरो होगा। तुम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। तो मैंने उस टाइप से क्यों लिखा कि वो इसी से आ रहा है। उसमें भी तुम उसको अगर एक्सप्रेस कर दोगे जैसे 1 0 0 0, इसको 0 1 0 0, इसको तुम 0 0 1 0 और इसको 0 0 0 1, ठीक है, दिस इज एन R4, ठीक है। लेकिन बाद में जब वेक्टर स्पेस में अदर ऑपरेशन करेंगे तो ए वाला काम आएगा। इस टाइप से अगर थिंक करोगे तो इसमें काम आएगा। एज ए वेक्टर स्पेस M2 टू जो मैट्रिक्स है इट इज नथिंग बट R4 वेक्टर। मैट्रिक्स में जो M2x2 R एज ए वेक्टर स्पेस, दिस इज सेम एज R4 as a vector space. No, I'm saying not about the matrix. In other way may be different, but as a vector space, this is the same. Even you can say this polynomial of n vectors, polynomial, this is same as Rn plus 1. As a vector space, they are same. Polynomial of all those polynomial whose degree are less than or equals to n, this vector space and this vector space Rn plus 1 is same. There's no difference. As a vector space, ठीक है। As a vector space, I'm saying that if you take two set, okay, S1 A B C and another set 1 2 3 as a set, then
there's no structure is given, only a naked set. तो इसमें तुम you know that these two set are equivalent. Why? Because if you can correspond one by one, a mapping, bijective mapping, because there is no structure is given. What about the how many elements are there? So if you can, so these two sets are equivalent set, S1 and S2. Their naming are different, but they are equivalent. But if you give an structure, ठीक है, उसमें अगर कुछ स्ट्रक्चर दे रहे हो कि अगर तुम सोचो एक सेट में तुम वेक्टर ग्रुप का स्ट्रक्चर दे रहे हो, ठीक है, S1 में स्ट्रक्चर दे रहे हो ग्रुप का, तो उसमें इस टाइप का है कि A प्लस बी इक्वल्स टू सी होगा एंड B प्लस सी इज इक्वल्स टू ए होगा एंड C प्लस ए इज इक्वल्स टू बी होगा. इस टाइप का ग्रुप के लिए तुम इस टाइप से लिख सकते हो ए बी सी and A, B, C. This is not actually addition. There is an operation says that it will be 1, 1, 1. Sorry, not 1, 1. A, B, B, A hoga and C, C, A hoga and A, B will be C and A, C will be B, B, A will be C, A, B and C, C and B, C, B and C. जो ऑपरेशन था सपोज ठीक है. Actually this is a Z2 Z, you know, Z3 element of Z3. So it will form a vector, a finite sorry, not a vector, it will form a group, finite group. Okay, so it will hold a closure property, associative property, the inverse property, zero property and those commutative property. So it is a group actually. ठीक है, तो इसमें जो बोलना चाह रहा हूँ कि जो ग्रुप का प्रॉपर्टी था ना जी प्लस, मैंने बोला था कि कोई भी ऑपरेशन इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होना होगा कि कोई भी दो एलिमेंट फ्रॉम जी इफ यू ऐड देम और do this operation you will find a G, or associative property A star B star C. This zero properties means you will find a zero from G which give A, and for every A you will find a B such that you will find zero again. And this commutative, if it is a commutative group, AB equals to BA. This 5 operation will be has to be satisfied to form a group. ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन था 0, ठीक है, ये वाला एलिमेंट ऑफ Z3 है. Z3 कौन सा, मतलब कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर आएगा उस सब को कंसीडर करो. तो 3 से डिवाइड करने के बाद Z का एलिमेंट तो 0, 1 और 2 आएगा. ठीक है, तो उसका ऑपरेशन इस टाइप से डिफाइन किया कि 0 को अगर 0 से ऐड करोगे टेबल आएगा. तो आई एम टेकिंग अनदर, दिस इज Z3 एंड आई एम टेकिंग अनदर S व्हिच इज A B C. तो उसमें ऑपरेशन क्या दे रहा हूँ कि इसमें उसी को ही मिमिक करने का कोशिश कर रहा था. ठीक है, तो आई एम सेइंग दैट टू नेकेड सेट विल बी इक्विवेलेंट इफ देयर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम, और यू कैन just give a bijective mapping from S1 and S2. You can set a bijective map, then this will be an equivalent set also. In this way, if I give a group structure
ठीक है, S1 में एक ग्रुप स्ट्रक्चर है एंड S2 में अनदर ग्रुप स्ट्रक्चर S2 है। तो ये दोनों को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? अभी तो नेकेड सेट नहीं है, उसमें एक ऑपरेशन भी डाला गया। तो उसमें क्या होगा, अगर तुम दो सेट में बाइजेक्टिव है, कोई एक तो बाइजेक्टिव होना ही होगा इक्विवेलेंट के लिए, बट विद दैट ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करेगा कि अगर ए बी है तुम्हारा, तो ए ऑपरेशन अगर करोगे ए बी में तो यहाँ पे एक सी आएगा। ए बी ऑपरेट करने के बाद ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ ग्रुप यू विल फाइंड अ सी। सो बिकॉज इट इज एन बाइजेक्टिव मैप, तो ए यहाँ पे एफ ऑफ ए आएगा, कोई एक एलिमेंट फ्रॉम S2, एंड बी भी आएगा एफ बी फॉर सम एलिमेंट ऑफ S2। ए बी को तुम एज एन ए डैश एंड बी डैश ले सकते हो। तो ए डैश एंड बी डैश को तो बिकॉज दिस टू आर एलिमेंट ऑफ S2, ए वाला ऑपरेट होगा, ऑपरेट होके कोई और एक एलिमेंट देगा सी डैश जो यहाँ पे होगा। तो एक्चुअली यू इफ यू प्रूव दैट दिस सी डैश इज कमिंग फ्रॉम द सी एफ ऑफ सी, then this is structure preserving map. This structure is preserved by this map. Okay, so it is a bijective as well as a structure preserving map. Structure means this structure. So these two actually are equivalent as a group. So similarly, if it is a vector, two vector space U and V, these two vector space with respect to R, like Pn, Pn था और मैंने बोला था Rn plus 1, these are two equivalent vector space, और मैंने बोला था कि Mn matrix is equivalent to a Mn plus n। तो इसमें क्या है, दो वेक्टर स्पेस होगा, तो दो वेक्टर स्पेस में पहले तो बाइजेक्टिव मैप होना ही होगा, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम दे विल प्रिजर्व अ स्ट्रक्चर। तो यू एंड वी में क्या क्या स्ट्रक्चर है? यू में तो वेक्टर एडिशन का स्ट्रक्चर है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का स्ट्रक्चर है। तो कोई भी एक मैप होगा, जो मैं जानता हूं कि वेक्टर स्पेस के लिए कौन सा मैप डिफाइंड है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला मैप दो अगर प्रिजर्व कर देगा, कौन सा, एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन। मतलब दो वेक्टर को अगर इस वेक्टर स्पेस में ऐड करेंगे u1 एंड u2, तो ऑब्वियसली यू फाइंड u3। तो if because this is a map, तो tu1 यहाँ पे आएगा एंड tu2 यहाँ पे एक वेक्टर देगा v में, तो इसको भी तो ऐड कर सकते हो बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। तो इसको ऐड करने के बाद जो तुम्हारा v आएगा, v3 आएगा, दिस विल कमिंग फ्रॉम दिस u3। मीन्स इसको डायरेक्टली एज ए मैथमेटिकली इस टाइप से लिख सकते हो कि u1 प्लस u2 इज सेम एज tu1 प्लस tu2। देखो वही किया कि u1 प्लस u2 इज u3, दिस इज u3 एंड दिस इज v3, ठीक है। ये वाला दिस इज अ स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग है। सिमिलरली अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए ku इज इक्वल्स टू k tu, ठीक है, मतलब u से k को मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल फाइंड अनदर वेक्टर। इसको डायरेक्टली अगर मैप में दोगे तो क्या होगा, कोई एक वेक्टर देगा सपोज v, तो ku भी एक वेक्टर देगा सपोज v प्राइम। तो दिस इज एक्चुअली tku is v prime, ठीक है, tku is v prime, but v prime is coming from if you multiply k with v, तो this is kv। तो kv क्या होगा, v कहां से आया, u से, तो k is tu। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन भी यहां से हो गया। कोई भी टू वेक्टर स्पेस में u and v is called a linear transformation. This map is called a linear transformation if it satisfy three condition। एक तो जीरो को जीरो में ले जाना होगा, जीरो वेक्टर फ्रॉम u is जीरो वेक्टर फ्रॉम v, एक कंडीशन। सेकेंड ये वाला एडिशन का स्ट्रक्चर प्रिजर्व करेगा, मतलब u1 प्लस u2 इज इक्वल्स टू tu1 प्लस tu2। यहाँ पे एडिशन कहाँ, u का एडिशन होगा और यहाँ पे कहाँ का एडिशन होगा, v का, क्योंकि बिकॉज दिस tu1 एंड tu2 इज अ एलिमेंट ऑफ v। एंड थर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रिजर्व करना होगा, ku इज इक्वल्स टू k tu। यहाँ पे ku कहाँ का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर u के लिए, यहाँ पे tu बिकॉज एलिमेंट ऑफ v एंड दिस ku इज अ मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ v, ठीक है। ये दोनों को एक साथ लिखा जाता है कभी कभी इस टाइप से, au प्लस bv इज इक्वल्स टू
ए टी यू प्लस बी टी वी, ठीक है, इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये तीनों ऑपरेशंस अगर होगा और एज वेल एज टी इज एन बाइजेक्टिव मैपिंग, देन यू कैन से दिस यू एंड वी आर इक्विवेलेंट as a vector space. There is no difference. So if I say that Pn, because I have already claimed Pn and Rn plus 1 are equivalent, we have to set a map which will preserve the structure as well as bijective. तो इसमें कैसे अगर Pn से Rn plus n का एक मैप बोलो जो बाइजेक्टिव होगा, तो इफ आई से दैट कोई भी जो पॉलिनोमियल लोगे Pn का, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, a0 a1 an, इस टाइप से हम मैप कर सकते हैं। मतलब px तो एक पॉलिनोमियल होगा, तो इसका सपोज a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an x टू द पावर n, इसी टाइप का होगा ना पॉलिनोमियल। तो आई एम expressing it as a vector of Rn plus 1 in this way. You can do that because it is an well defined map. अब मैप होने के लिए कौन सा कंडीशन चाहिए कि एक का दो में पॉइंट नहीं होगा, मतलब दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होगा, जब हर एक कोएफिशिएंट इक्वल होगा। तो इक्वल कोएफिशिएंट के लिए इक्वल वेक्टर देगा, ठीक है। तो ये वाला इट इज एक्चुअली अ बाइजेक्टिव मैप। क्यों बाइजेक्टिव है? क्योंकि देखो ये वाला 1 होगा, कोई भी अगर पी एक्स एंड क्यू एक्स अलग अलग लोगे तो उसके लिए टी पी ऑफ एक्स एंड टी क्यू ऑफ एक्स भी अलग होगा। दिस इज अ 1 कंडीशन। एंड व्हाट अबाउट द 1 2? कोई भी अगर एलिमेंट फ्रॉम आर एन लोगे तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सप्रेस एज अ पी एक्स। कोई भी अगर एक लोगे तुम, सपोज c1 c2 dot dot cn plus 1, this is a element of Rn plus 1. So obviously you can express take it as a polynomial, which is px is c1 plus c2x plus cn plus 1 x to the power n. So this is a polynomial and this is its pre-image. So t इस polynomial के लिए ये वाला इमेज होगा, ठीक है, c1 cn plus 1. तो दिस इज अ बाइजेक्टिव मैप। अभी स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग के लिए क्या क्या होगा कि अगर दो मैप लोगे px एंड qx, तो उसका एडिशन कैसे होता है? जो पावर इक्वल पावर का कोएफिशिएंट एडिशन होता है। तो अगर सिंपली अगर तो तुम लोगे x स्क्वायर प्लस 1 समझने के लिए एंड x प्लस ओनली x, ठीक है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? जो वेक्टर होगा Rn प्लस 1 का, तो सभी 0 होगा, ओनली 2 के। सोचो ये वाला R3 का है बिकॉज इट इज अ 3 और 2, तो ये वाला कौन सा होगा? R3। पहले कोएफिशिएंट 1 फिर 0 एंड दिस 1। इसके लिए होगा 0 1 एंड 0, ठीक है। तो ये दोनों का अगर ऐड करोगे p प्लस क्यू को, तो ये वाला होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसका करेस्पॉन्डिंग R3 कितना होगा? 1 1 1। अगर ये दोनों का ऐड करोगे अलग से डिफरेंटली, तो ये भी तो 1 1 1 देगा, ठीक है। तो ये इसका और इसका सेम आ गया, तो यू कैन से दैट टी पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इज सेम एज टी पी ऑफ एक्स प्लस टी क्यू ऑफ एक्स। मतलब अलग अलग से अगर उसको मैप करोगे और फिर ऐड करोगे, सेम एज उसको पहले ऐड करके फिर मैप करना। मतलब ये वाला एडिशन का स्ट्रक्चर प्रिजर्व कर रहा है दिस मैप। और व्हाट अबाउट के पी एक्स? इट इज सेम एज के टी पी एक्स। इसको भी देख सकते हो इस टाइप से। मतलब इफ यू टेक p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 एंड k इज इक्वल्स टू सपोज 3, ठीक है। तो 3p ऑफ x कितना होगा? 3p ऑफ x इज 3x स्क्वायर प्लस 3। तो इसको अगर इसको मैप करोगे पहले तो क्या होगा? 0 1 0 1, और इसको मैप करोगे तो कितना होगा? दिस इज 3 0 3। तो अगर इसमें से 3 मल्टीप्लाई करोगे सेम एज 3 0 3, देखो दोनों सेम आ गया। तो इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर प्रिजर्व कर रहा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी
और वेक्टर एडिशन का भी। तो ये दोनों स्ट्रक्चर प्रिजर्व तो कर ही रहा है इसके, और क्या है वो बाइजेक्टिव मैपिंग, मतलब हर एक एलिमेंट का एक वन वन करस्पॉन्ड्स है, ठीक है। तो दिस इज सेम, while their naming और expression are different। तो इसमें तो पॉलिनोमियल का हो गया, अभी क्या करेंगे मैट्रिक्स के लिए भी करेंगे, एम एन आर और आर एम प्लस एन। तो इसका एक मैप बोलो जो इसका एक ही होगा, जो बाइजेक्टिव एक्चुअली होगा। तो इसका बहुत ही सिंपल है, इसमें तुम हम लोग टू टू ले लेते, ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा, जब बोला 4 होगा। तो इसमें क्या होगा, ए बी सी डी, यू कैन एक्सप्रेस इज एट ए बी सी डी, ठीक है, वन ऑन मैप मीन्स this element is called in this vector space in this way, I am calling it in this vector space as this way. So you can like ABC 1 2 3, ठीक है। if I say the 1 plus 2 को मिला के 3 होगा, ठीक है, only this structure I am giving, जो सेट है S2 and this is S1, I'm in this structure I'm only giving this information that if I add 1 and 2 I will find 3, ठीक है, because as a set these two are equivalent because A B and C are the same. So after introducing this operation, what I can do that I say that ठीक है, A is B, B is C, so I am claiming now that A, if I add AB it will form C. तो इसमें क्या मतलब इसमें चेंजेस क्या है, इसमें जस्ट नेमिंग का चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। मतलब ए को हम आई एम चूजिंग टू कॉल 1 एंड बी को हम वी आर चूजिंग टू कॉल पी 2, सी को 3, मतलब उसका नेम में डिफरेंस है और कुछ डिफरेंसेस नहीं है। तो सिमिलरली इफ अ मैट्रिक्स एबीसी, आई एम नाउ चूजिंग इट एज this way. So when you are choosing, it has to be defined in every operation. Means, but suppose if there is also you are considering the matrix multiplication, obviously you cannot multiply it in R4, ठीक है ना, तो उसमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तुम as long as you are equipped with the operation also, then it is fine. So clearly you can see that this is a bijective map. For any vectors from R4 you can express as a vector, as a matrix, or any matrix you can find a vector, or two equal matrix, you know, when two matrices are equal, when every components are equal, तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल लोगे, यहाँ पे इक्वल लोगे, इसमें भी तो कंपोनेंट इक्वली होना होगा। दो वेक्टर्स हुए ना, दो टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन एवरी कंपोनेंट्स आर इक्वल, तो क्लियरली इट इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग। नाउ यू हैव टू शो दैट दिस इज अ स्केलर स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या कौन सा है, सेम वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे ए बी सी डी एंड, तो कंपोनेंट ऐड होगा, कौन सा आएगा, ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी एंड डी प्लस एच, ठीक है। नाउ दिस इज फ्रॉम M22 because by mapping it I am sending it to A B C D, I am sending it to E F G H, I am adding it, now it will A plus E, B plus F, C plus G and D plus H, ठीक है। तो इसको अगर बैक करके मैप में भेजोगे तो कौन सा होगा, ये होगा A plus E, B plus F, C plus G, D plus H। तो देखो दोनों सेम आए, तो ये वाला स्ट्रक्चर प्रिजर्व कर रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में। और सिमिलरली इफ यू मल्टीप्लाई ए बी सी डी, इट विल बी के ए, के बी, के सी एंड के डी। if you express it as a vector of R4 and multiply it with K, it will be KA, KB, KC and KD.
and if you back to the map it will be KA, KB, KC, KD. ठीक है ना? तो एज ए वेक्टर्स दे आर द सेम, M2 M2. तो सेम मतलब सब में सेम होगा, मतलब दिस इज 4 डायमेंशनल तो दिस इज 4 डायमेंशनल. ठीक है. जो मैट्रिक्स का जो बेसिस है वो उसमें क्या बोला था कि जो कंपोनेंट मतलब 1 0 0 0 0, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में ही लिखना जरूरी है. वेक्टर में सोच सकते हो, एज ए वेक्टर यू कैन नॉट शो एनीथिंग. वेक्टर के तरह सोच सकते हो क्योंकि दे आर इक्विवेलेंट, but you cannot show that when I'm giving a matrix and I'm telling you to do some operation, you cannot express it as a vector and show that. You can think like a vector. तो उसमें क्या होगा, जैसे कोई भी M2 क्रॉस 3 अगर इसका मैट्रिक्स का जो बेसिस होगा, स्टैंडर्ड बेसिस इज ऑल अबाउट 1 and 0s. U11, U12, U13 मतलब ए वाला कंपोनेंट 1 बाकी सब 0, ए वाला कंपोनेंट 1 2 कंपोनेंट इज 1 बाकी सब 0. इसमें भी होए तो इसको इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हो. मतलब 1 3 कौन सा होगा, 1 3 इज 0 0 1 0 0 0. ठीक है, ये वाला. तो इसका इसी टाइप से लिख सकते हो. तो कोई भी एक मैट्रिक्स अगर होगा, सपोज आई एम गिविंग ए 2 by 2 मैट्रिक्स एंड 5 -6 7 and 8. ठीक है, इस मैट्रिक्स को अगर एक्सप्रेस करना होगा तो ऑब्वियसली यू नो दिस इज 5E11 प्लस -6 5E12 प्लस 7E21 प्लस 8E22. These are the basis. Any matrix can be expressed with these vectors. Vectors means, because this is a vector space, that means its elements will be called a vector. It's not obviously it's a matrix, but its element will be called a vector. ठीक है. So this is a basis for E22. So any vector means any matrix can be expressed with the help of this matrix. ठीक है. तो एक और मैट्रिक्स बोलो यहाँ पे, मैंने और एक वेक्टर स्पेस कंसीडर करूं. दिस इज कॉल्ड GLNR. ठीक है, दिस इज, व्हाट इज दिस GLNR? GLNR is all those matrix A whose determinant is non-zero. तो ये वाला विथ रेस्पेक्ट टू आर ग्रुप फॉर्म करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला क्लोज्ड नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन. क्यों? लेट्स सी इफ इट इज 2 1 0 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा. 1 होगा तो नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा. तो ऑब्वियसली इट इज अ एलिमेंट ऑफ GL2R. एंड व्हाट अबाउट -1 0 0 -1, इसका भी तो डिटरमिनेंट 1 होगा जो नॉन जीरो है. इसका एलिमेंट GL2R का होगा. लेकिन इसमें अगर तुम ऐड करोगे तो ये वाला क्या है, 0 0 0 0 होगा, व्हिच इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट बिलोंग्स टू GL2R. ठीक है, तो इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू 0. बट इसमें सिंपली तुम बोल सकते हो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. ऑब्वियसली इट इज अ सबसेट ऑफ M2R, क्योंकि इसमें 0 0 वेक्टर नहीं है. सिंपली वहां से ही बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो 3 कंडीशन दिया था कि सब स्पेस प्रूव करने के लिए, सब स्पेस इज आल्सो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस प्रूव करने के लिए 0 वेक्टर भी होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे GL2R में 0 वेक्टर नहीं है, तो इसीलिए ये वाला तुम्हारा वेक्टर फॉर्म नहीं करेगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा. GL2R is all vectors whose inverse is also present or whose determinant is non-zero. ठीक है. और सपोज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल के ऊपर सब 0. तो
if I take the all upper triangular matrix, ठीक है, of n cross n और m by n cross n करता हूँ, n बिकॉज डायगोनल के लिए तो n cross n ही होगा, ये वाला फॉर्म करेगा वेक्टर स्पेस ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। It is obviously a subset of M2 by 2. So all you have to find is three condition. First of all 0 0 होगा कि नहीं, तो इसमें 2 2 कर लो पहले। So obviously 0 0 0 is a element of UT upper triangular because 0 है ना upper triangular matrix। और if you add two matrix A0 B C इस टाइप का अगर ऐड करोगे तो ऊपर तो 0 ही होगा, तो वो वाला ऐड करके 0 चेंज नहीं होगा, तो अपर ट्रायंगुलर आफ्टर एडिशन विल आल्सो एन अपर ट्रायंगुलर। और इफ यू मल्टीप्लाई विद द स्केलर multiplied with the 0 it will provide a 0, so it is a vector space, the subspace of M2 cross 2, ठीक है। लेकिन इसका डायमेंशन कितना होगा, मतलब ये जेनरेट कितना वेक्टर से होगा, जेनरेट होगा 3 से होगा, क्योंकि ए वाला 0 कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इफ आई से n बाय n मैट्रिक्स तो कितना होगा डायमेंशन अपर ट्रायंगुलर के लिए, अपर में कितना एलिमेंट रहता है, टोटल कितना है, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट, तो हाँ सर। यहाँ पे n होगा, ऊपर कितना है n स्क्वायर माइनस n, नहीं टोटल कितना होगा, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर, नीचे n छोड़ के ऊपर है n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2 और नीचे है n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। टोटल अगर मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा तो डायगोनली n एलिमेंट्स, ऊपर n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2 और नीचे n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2, मतलब टोटल जो n स्क्वायर है उसमें से जस्ट a वाला जो नेगेटिव कर दोगे तो आ जाएगा, दिस इज द डायमेंशन, ठीक है ना। मतलब डायगोनल का ऊपर जितना है वो वाला प्रोवाइड नहीं करेगा कुछ, वो तो 0 है, उसमें कुछ ऐड नहीं होगा, बाकी डायगोनल एंड नीचे का जितना एलिमेंट है वो उसको ऐड करके, या तुम इस टाइप से भी कर सकते हो कि n प्लस दिस वन, इसका कितना होगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n डिवाइडेड बाय 2 विच इज n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2 means n into n plus 1 divided by 2. This is the dimension of upper triangular matrix, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स समझ के नहीं लिए आई, ये समझ जो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n कैसा हुआ, ये वाला मतलब तुम्हारा कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर होगा तो टोटली n क्रॉस n मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट रहता है, n स्क्वायर, हाँ सर, और डायगोनली डायगोनल n, n रहेगा, तो ऊपर तो इक्वल रहता है ना, ऊपर और नीचे, हाँ तो ऊपर नीचे अगर n स्क्वायर माइनस n होगा तो टोटल कितना होगा, ऊपर में होगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2 और नीचे में कितना होगा n स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल से n को डिवाइड, अगर n को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जितना एलिमेंट होगा तो डिवाइड करके रहेगा ऊपर और नीचे मिला के, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ऊपर तो 0 होगा सब, तो ये वाला कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब सब स्पेस के लिए जितना भी ये जो E11 E12 होगा वो सब डायगोनली और उसका नीचे का एलिमेंट के लिए प्रोवाइड करेगा, ओके, ठीक है। कोई भी अगर मैट्रिक्स जो इसके लिए बोला था ना 1 1 0 2 एंड 3, दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2, तो इसमें क्या होगा, ओनली ए वाला तो कुछ प्रोवाइड नहीं करे तो 0 है ओनली, तो इट विल 1 E11 प्लस 2 E21 प्लस 3 E31 2 ये तीनों से होगा। यहाँ पे कौन सा यूजलेस है, यहाँ पे यूज है तुम्हारा 1 2 होगा, तो जितना भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा इसमें इस ऊपर का पार्ट जितना है डायगोनल छोड़ के सब यूजलेस है, डायगोनल एंड डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट है वो वाला यूज होगा, तो डायगोनल एंड डायगोनल के नीचे में टोटल इतना एलिमेंट है,
ओ अच्छा अच्छा ठीक है समझ, n प्लस n ठीक स्क्वायर है। माइनस n बाई हाँ हाँ, तो वहाँ पे तो उसमें आ गया n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो अगर सिमिलरली और एक वेक्टर स्पेस का यही डायमेंशन आएगा, वो वाला तुम ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर कंसीडर करोगे, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट्स कॉल इट W A of n by n matrix such that A transpose equals to A। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करो कि ये वाला वेक्टर स्पेस फॉर्म होगा। तो ये तो m n by n मैट्रिक्स का पार्ट है, तो तीनों को प्रूव करना होगा, तीनों कंडीशन। एक, ऑब्वियसली जीरो मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, so zero will be in W। Two, if A and B if you choose from W, then क्या होगा? Those two are symmetric matrix। जो जोकर सिमेट्रिक है। हाँ, तो इसका एडिशन को भी प्रूव करना होगा कि सिमेट्रिक है, तो ऑब्वियसली इसका एडिशन भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि नो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज which is A plus B। तो AB ट्रांसपोज is A plus B, तो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड, अगर कोई एक मैट्रिक्स A तुम ले लिया W से एंड K इज बिलोंग्स टू R, सो K क्या होगा? K ट्रांसपोज इज K ट्रांसपोज यू नो फ्रॉम ट्रांसपोजिशन, एंड A ट्रांसपोज A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मींस K A होगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला वेक्टर स्पेस होगा, सब स्पेस। तो इसका डायमेंशन कितना होगा? डायमेंशन कितना होगा? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल छोड़ के ऊपर और नीचे का पार्ट सेम होगा, तभी ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऊपर का पार्ट डायगोनल छोड़ के ऊपर एंड नीचे पूरा सेम है। मतलब अगर सोचो एक मैट्रिक्स इस टाइप का होगा ए बी, तो यहाँ पे बी होगा, तो इसको कौन से कैसे लिख सकते हो? ए ई वन वन प्लस बी ई वन टू प्लस बी ई टू वन प्लस सी ई टू टू, ये दोनों सेम है, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? टू बी लिख सकते हो ना। तो इसका डायमेंशन 3 है। हेलो, हाँ सर समझ गया। तो जितना भी इस टाइप का होगा इक्वल एम बाई एन एम एन, तो ई एन एम इज सेम, तो उसमें प्रोवाइड कौन सा होगा? जो ऊपर पार्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, नीचे में और जितना डायगोनल का नीचे पार्ट है इसी को कंसीडर करेंगे। तो इसमें भी सेम है, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई टू प्लस एन। ठीक है, तो इसका भी डायमेंशन एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर का जितना भी आएगा वो नीचे से एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल का ऊपर कोई भी एक एलिमेंट अगर लोगे, वो उसका नीचे उसका प्री इमेज है, इसीलिए वो वाला सिमेट्रिक है। तो जैसे पी बी ई वन ई वन ई टू वन इज हैव ई वन टू से एक्सप्रेस हो गया, तो कोई अगर थ्री थ्री अगर लोगे ए बी सी, तो इसमें बी आएगा, इसमें सपोज डी, इसमें ई इसमें सी आएगा, इसमें ई आएगा, सपोज ए। तो बी इसका जो इसका कौन सा है? ये ई वन वन टू है, ई वन टू इज ऑलरेडी एक्सप्रेस बाई ई टू वन, और सी यहाँ पे वन थ्री है, ये वाला थ्री वन से एक्सप्रेस हो जा रहा है, और ई जो यहाँ पे टू थ्री है, ये वाला थ्री टू से एक्सप्रेस हो रहा है। तो ऊपर जो पार्ट है ये वाला यूजलेस है, या नीचे का पार्ट यूजलेस है, कोई भी एक पार्ट को तुम जस्ट ओमिट कर सकते हो बाकी सबको कंसीडर करके। तो इसका भी डायमेंशन n इंटू एन प्लस वन है। व्हाट अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ये वाला वेक्टर स्पेस फॉर्म होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज व्हिच इज माइनस a एंड माइनस b व्हिच इज माइनस a प्लस b। तो एडिशन के लिए हो रहा है, जीरो ट्रांसपोज इज माइनस जीरो इज जीरो, सेम।
तो जीरो वेक्टर भी है, ए वाला भी एडिशन होगा, के ए ट्रांसपोज क्या होगा, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के माइनस ए विच इज माइनस के ए। तो ये वाला वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन के लिए देखो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट ऊपर 0, हाँ डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, और ये जो पार्ट है इसका नेगेटिव होगा, मतलब सेम है ना, यहाँ पे बी होगा तो यहाँ पे माइनस बी होगा। तो ये वाला कैसे एक्सप्रेस होगा, अगर 2x2 मैट्रिक्स अगर बी तो ये वाला माइनस बी होना होगा इसकी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो ये वाला तो एक्सप्रेस होगा 1 2 b12 माइनस बी e21, ठीक है। तो ये वाला एक ही से एक्सप्रेस कर सकते हो क्योंकि दोनों हमेशा इक्वल आएगा। तो 2 माइनस e21 बी, ये वाला कौन सा होगा, 0 1 -1 0, ठीक है। उसमें मैंने थोड़ा सा गलती किया था, उसमें एक साथ बी को एक्सप्रेस कर, दिस इज अ न्यू वेक्टर, ठीक है, इसमें एक्सप्रेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा 0 0 होना चाहिए सब में। तो ये वाला न्यू वेक्टर है जहां पे जस्ट ओनली वन वेक्टर से तुम इसको एक्सप्रेस कर दे पाओगे, ठीक है। अगर दो अलग अलग होता, तुम सोच रहे हो कि एक ही होगा, अगर दो अलग होता इसमें तो यू कैन नेवर एक्सप्रेस इट इन दिस वे, ठीक है। अगर बिकॉज बी इज सेम और सम मल्टीपल ऑफ बी, दैट्स व्हाई यू कैन जस्ट टेक इट कॉमन एंड एक्सप्रेस इन इट्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए डायमेंशन यही होगा -0 -1 0। तो अगर ये वाला होगा 0 0 0, इसमें माइनस बी बी एंड सी माइनस सी सी, यहाँ पे सपोज डी माइनस डी, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए डायमेंशन इस टाइप का होगा, बी होगा तो इसमें 0 -1 0 1 0 0 0 0 0, दिस इज फॉर बी एंड नॉट अबाउट सी। सी के लिए तुम्हारा 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 एंड प्लस डी के लिए तुम्हारा 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे जस्ट कांस्टेंट चेंज होगा, ठीक है ना, इसमें जस्ट कांस्टेंट चेंज होगा और ये वाला हमेशा इक्वल रहेगा। तो दिस इज द इट्स बेसिस, दिस इज इट्स बेसिस। तो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसमें प्रोवाइड कौन सा यूजफुल है, यूजफुल डायमेंशन नीचे जितना पार्ट है वही है, नीचे है n² - n डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डायगोनल भी 0 है और ऊपर का पार्ट तो नीचे से एक्सप्रेस हो जाएगा। तो इसके लिए कितना है, n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कोई भी मैट्रिक्स इस टाइप का भी, सपोज आई एम गिविंग यू अ मैट्रिक्स W, A plus B equals to C, is it a vector space and its dimension, इसको देखना, ठीक है, it's a homework, is it a vector space and what is the dimension of this vector space, ठीक है। हाँ, मैं अभी यहाँ पे क्लास सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। और पिछले क्लास में भी मुझे क्लास नोट भेजने के लिए बोला था, लेकिन मैं जब गो थ्रू कर रहा था क्लास नोट में तो मैं सोचा उसको शेयर करके भेजूंगा, लेकिन नहीं हुआ फिर, ठीक है। ओके, सर सेम क्लास वाला ही बोलो बोलो। क्लास वाला क्लास नोट से सेंड, क्लास नोट से फिर ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन इसमें समझ में आएगा कुछ में तो आ जाएगा, भेजिएगा।
ठीक है, मैं भेज दूंगा। पिछले क्लास नोट भी देखूंगा, और ये वाला करना। हाँ ठीक है, बेसिस। और इसके बाद आएगा तुम्हारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में एक्सप्रेस एक बार कर दिया तो एक ही सेम आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में तुम लोग ऑलरेडी रैंक कैसे निकालना होता है और वो भी पता है तुम्हें। ठीक है, तो उसमें भी सेम होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रैंक होगा। ठीक है, उसमें इनवेरिएंट, और मेरा सिलेबस में और ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे इनवेरिएंट सब स्पेस है। डुअल स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डुअल स्पेस स्टार्ट करेंगे वंस। देखो, बेसिस और डायमेंशन बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक चीज है। तो ये वाला इसमें ही प्रॉब्लम आएगा, मतलब उसमें बेसिस कैसे निकालना होगा उसे तुम्हें दे सकता है कि ये वाला बेसिस है, तो उसमें प्रूव करना होगा कि इट इज इंडिपेंडेंट सेट एंड एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर्स। तो बेसिस प्रूफ हो गया। और डायमेंशन निकालने बोलोगे तो उसमें तुम्हें पहले खोजना होगा कि कौन सा बेसिस है और बेसिस में कितना एलिमेंट है। तो डायमेंशन हो गया जितना भी वेक्टर। तो ये वाला एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। अभी प्रॉब्लम डिफरेंट आएगा तो सॉल्यूशन भी डिफरेंट होगा, मतलब टेक्टिक होगा उसको हैंडल करने के लिए। लेकिन इसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसी में से डुअल स्पेस आएगा। और एक बार उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, जो पिछले क्लास में बोला था हल्का सा, कि कोई भी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्चुअली मैट्रिक्स। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सेम एज अ मैट्रिक्स। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, कोई एक्चुअली ये वाला एक फंडामेंटल फॉर्मूला है कि कोई भी वेक्टर स्पेस अगर होगा, नॉर्मली फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर इफ इट इज एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इट इज सेम एज आर एन, एज वेक्टर स्पेस। तो तुम कोई भी वेक्टर स्पेस को आर एन में सोच सकते हो, कोई भी, अगर वो रियल वेक्टर स्पेस होगा। ये वाला अगर कॉम्प्लेक्स होगा एज ए, तो दिस इज सी एन के साथ इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर एज यू कैन ऑलवेज थिंक एज आर एन। ठीक है, तो आर एन में जो जो अप्लाई करोगे उसको एज ए वी एन में भी सोच सकते हो कि ऐसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, उसको बैक माइंड में कैलकुलेट करके फिर कर सकते हो। तो वी एन मतलब v इज, इफ v इज एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन इट इज सेम एज एन आर एन वेक्टर। तो इसमें क्या होगा, कोई भी अगर वेक्टर स्पेस v से w, linear transformation, if v is an n dimensional vector space and w is an m dimensional vector space, so it is the same as a linear transformation from rn to rm. ठीक है, so t is same as an m cross n matrix. इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें एक यूनिक मैट्रिक्स मिलेगा अप टू इक्विवेलेंट। मतलब मैट्रिक्स में भी इक्विवेलेंस होता है कि यू नो दैट टू मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट इवन देयर कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट, उसमें रैंक निकालना होता है और इस टाइप का होता है। तो अप टू इक्विवेलेंस दिस टू मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स अगर लोगे उसके करस्पॉन्डिंग एक तुम्हें यूनिक मैट्रिक्स मिलेगा, m बाई n मैट्रिक्स। तो उसका m रो एंड n, इससे ये वाला कौन सा है, रो, नंबर ऑफ रो, दिस इज सेम एज दिस वन, n इज दिस वन। तो कोई भी मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको तुम एज ए मैट्रिक्स सोच सकते हो। और एक बार तुम मैट्रिक्स में कंसीडर कर लिया तो मैट्रिक्स का जितना भी प्रॉब्लम है, जैसे रैंक निकालना और जितना भी है उसका, जैसे सपोज आइगन वैल्यू निकालना, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, वो वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी होगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर सब निकालना होगा। तो दिस इज सेम एज द मैट्रिक्स लीनियर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं भेज दे रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या लिखा है मैंने खुद पता है। कोई अगर इसको देख के फेयर से नोट बना सकते हो तो वो वाला बना के सबको भेजना। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा इसको। ठीक है, मैं अभी लीव कर रहा हूँ और भेज दे रहा हूँ नोट। ठीक है, थैंक यू ऑल।
थैंक यू।